हेलो एवरीवन। तो लास्ट सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस के एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस के और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू y माइनस के। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर मैं x और y को आपस में इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, तो x और y को इंटरचेंज करोगे तो किसी एक में करोगे तो आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, इसमें करोगे तो ये मिल जाएगा, इसमें करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे का क्या है, दोनों कर्व एक दूसरे का इनवर्स है। ठीक है, और दोनों कर्व अगर एक दूसरे का इनवर्स है, इसका मतलब दोनों कर्व क्या होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन पॉइंट बोल रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट पे टच करेगा। और ये जिस पॉइंट पे टच करता है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स, क्योंकि इनवर्स वाला जो कर्व होता है वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस के और y इक्वल टू एक्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे y की जगह पे एक्स पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4ak इक्वल टू 0। ठीक है, x में क्वाड्रेटिक बन रहा है और ये इसको टच कर रहा है, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, 4a स्क्वायर माइनस 4ac, a और c कितना 4ak। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 4a का टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, k के इक्वल आ गई। a की वैल्यू अगर k के इक्वल आ गई तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ट्वाइस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस ट्वाइस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू ट्वाइस a, है ना। और x की वैल्यू ट्वाइस है तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ए हो जाएगी। तो इस पॉइंट का लोकेशन हम क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस ए कॉमा ट्वाइस ए। ठीक है, तो हमने कॉमन पॉइंट निकाल लिया P, और इस P पॉइंट पे ये y इक्वल टू एक्स क्या है, हमारा टेंजेंट है कि नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट है। अब ये बोल रहा है देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस के एट द पॉइंट पे। इसी पॉइंट पे अगर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, है ना। और नॉर्मल की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, y प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ भी एक k कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, और इस k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस दोनों पॉइंट को इसमें पुट करके। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a, है ना। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स इक्वल टू 4a, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इस लाइन का इक्वेशन है, नॉर्मल का इक्वेशन। तो कौन सा एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ई तीन टर्म दिया हुआ है, ए कॉमा बी कॉमा थ्राइस ए। ये किस में है, एपी में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस थ्राइस सी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा इसने बोला है ए कॉमा बी कॉमा 4c, ये किस में है, जीपी में है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, है ना, दूसरा इक्वेशन हो गया। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए बाई बी का रेशियो। तो ए बाई बी का अगर हमसे रेशियो पूछा है तो हमें इस दोनों इक्वेशन को यूज करके सी को एलिमिनेट करना होगा, है ना। तो सी को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से हम सी की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, पहले वाले इक्वेशन से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सी इक्वल टू ट्वाइस बी माइनस ए बाई 3। और दूसरे इक्वेशन से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर इक्वल बाई 4a, है ना। और अब देखो, अगर आपको ये चीज दिख रही है तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई अब आप कर दो, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8ab माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, है ना। और इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस
3b² इक्वल टू 0। ठीक है, a बाई बी का हमें रेशियो चाहिए, तो इस पूरे इक्वेशन को b² से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 4a/b का होल स्क्वायर माइनस 8a/b प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, a/b को अगर हम t ले लें, a/b को अगर हम t ले लें तो ये क्या हो जाएगा 4t² माइनस 8t प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ से आप फैक्टर निकाल सकते हो, फैक्टर कितना हो जाएगा 12 का फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा, तो 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 इंटू 6, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4t² माइनस 2t माइनस 6t प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं 2t माइनस 1, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर आ जाएगा 2t माइनस 1 एंड 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ, एंड t की वैल्यू 3/2, है ना। हाफ और 3/2 यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो देखो t की वैल्यू ही a/b के इक्वल है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विच आर इंटीजर। ठीक है, तो पहले हम इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, है ना। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा इसका, टोटल टर्म हमारे पास कितने 1824। ठीक है, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, जनरल टर्म क्या हो जाएगा TR+1 1824 CR, है ना। 5 टू द पावर 1824 माइनस R/6 एंड 7 टू द पावर R/9, है ना। और अगर हमें इंटीजर चाहिए तो ये भी इंटीजर होना पड़ेगा, ये भी इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले से इस वाले पार्ट से इंटीजर R की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 0, 9, 18, है ना, यानी 9 का मल्टीपल, है ना। ये सारे नंबर हमारे पास आएंगे, और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, लास्ट जाएगा 1818 तक। ठीक है, अब इसी में से एक एक वैल्यू आप इसमें पुट करके देखो कि ये वाला इस R की वैल्यू से कौन कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो 0 पुट करोगे तो ये 6 से डिविजिबल है ना, तो पहला 0 हो सकता है। दूसरा 9 पुट करोगे नहीं होगा, 18 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 36, और इस टाइप से बढ़ते जाओगे तो लास्ट वाला कौन सा टर्म आएगा 1818 टर्म आएगा, है ना। तो R की इस वैल्यू के लिए ये दोनों टर्म क्या होंगे, दोनों टर्म आपका इंटीजर बन जाएगा। ठीक है ना, बस आपको यही इसमें कितने नंबर हैं ये आपको काउंट करने हैं। तो कितने नंबर हैं, लेट्स से कि नंबर ऑफ टर्म्स n है ना। तो 1818 को हम क्या लिख सकते हैं a+n-1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल पाओगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 102, है ना। 101 से वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस ऐड करोगे तो 102 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं the number of ways in which 3 balls can be selected, sorry 10 balls can be selected from 10 identical green ball। ठीक है, तो हमारे पास 3 ग्रीन बॉल हैं और ये क्या है आइडेंटिकल्स हैं। ठीक है, वैसे ही 10 ब्लू बॉल्स हैं, ये भी आइडेंटिकल है, और 9 रेड बॉल्स हैं, ये भी क्या है आइडेंटिकल है ना। और हमें तीनों का सम क्या चाहिए, यानी a+b+c की वैल्यू कितनी चाहिए 10 चाहिए, है ना। तो इस टाइप का इक्वेशन में हमने देखा था कि इस टाइप का इक्वेशन जब निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे a पे कंडीशन क्या है कि a की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है 10 तक। ठीक है, a हम इसको एज्यूम कर रहे हैं ग्रीन बॉल के लिए, बी ब्लू बॉल के लिए, और सी रेड बॉल के लिए, है ना। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो सकती है मिनिमम 0 से लेके 10 तक। सिमिलरली बी की वैल्यू भी ये होती है, और सी की वैल्यू भी 0 से लेके 9 तक हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को क्योंकि हमें लिमिट दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाइनोमियल वाले पार्ट से। ठीक है, तो अगर हम एक x ले ले तो x की कौन कौन सी पावर पॉसिबल है, x इक्वल टू 0, 1 से लेके x टू द पावर 10 तक आ सकता है। ठीक है, किसके लिए a के लिए।
सिमिलरली बी के लिए करेंगे तो वो भी कितना होगा, एक्स के लिए 0 से लेके एक्स की वैल्यू 10 तक आएगा, तो 2 बार वो टर्म आएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड टर्म कहाँ से आएगा, x इक्वल टू 0 से लेके x टू द पावर 9 तक। ठीक है, इस मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या खोजना है, कोफिशिएंट ऑफ लास्ट वाला जो टर्म होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आप निकाल पाओगे वही इस इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 कैसे निकालेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 निकालने के लिए ये वाला टर्म देखो जीपी हमें दिख रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 11 अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ रहा है। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें हमें एक्स टू द पावर 10 का कोफिशिएंट खोजना है। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, तो ऊपर जाके ये क्या दे देगा, -3, और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 11 का स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 का टर्म आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमें क्या खोजना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10 ही खोजना है। ठीक है, नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10 अगर इसमें खोजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, और इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 22 माइनस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 11 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 10, है ना। और इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 22 माइनस 2 एक्स टू द पावर 11 प्लस फिर ये x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना दे देगा, माइनस टाइम्स एक्स टू द पावर 10, ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर 32 माइनस माइनस प्लस एक्स टू द पावर 21। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10 हमें यहाँ भी खोजना है। ठीक है, तो देखो क्योंकि ये नेगेटिव पावर है तो इसमें मुझे x की हर एक टर्म मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10 जब खोजोगे तो एक्स टू द पावर 10 हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। ठीक है, पहला वाला टर्म। दूसरा वाले टर्म में ऑलरेडी एक्स टू द पावर 22 है ना, तो यहाँ से हमें कोई टर्म नहीं मिलेगा। थर्ड, यहाँ पे भी कोई टर्म नहीं मिलेगा क्योंकि 11 है। चौथी, हमें यहाँ पे एक टर्म मिल सकती है, ठीक है, और बाकी किसी में नहीं मिलेगा, तो माइनस, और फिर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, और इसमें हमें कितना कोफिशिएंट लेना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0, है ना। और इस वाले में हम कोफिशिएंट कितना लेंगे, इस वाले में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10 लेना है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आएगा वो इन दोनों एक्सपेंशन के पावर से आएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर में एक्स टू द पावर -10 का एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, तो क्या होगा, 10 प्लस 3 -1 C10, है ना। ये हमें क्या देगा, इस वाले टर्म में एक्स टू द पावर 10 का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स इसमें एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या होगा, 0 प्लस 3 -1 C0, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 13 माइनस 12 C10, और ये 2C0 कितना देगा, 1, है ना। तो फाइनल जो कोफिशिएंट ऑफ 10 आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10 आएगा, वो यही फाइनल आंसर आएगा, है ना। और 12 से 10 को आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये कितना दे देगा, ये 66 हो जाएगा, तो 66 माइनस 1, ये 65 आ जाएगा, है ना। तो टोटल कितने तरीके से हम ये 3 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं जिसकी टोटल 10 आ जाए, है ना। तो कितना हो जाएगा आंसर, सी वैल्यू आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक फंक्शन है, कंसिडर द फंक्शन दिस, और यहाँ पे हमसे इसने बोला है कि ये फंक्शन क्या है वो आपको पता करनी है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर एक्स -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, है कि नहीं। और यहाँ से अब अगर आप चेक करोगे तो
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, तो हमें डोमेन और इवन की बात कर रही है। यहाँ पे देखो x की जगह पे -x पुट करोगे, है ना, तो ये फंक्शन नाइदर और नॉट इवन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट तो है ही नहीं आंसर में, ठीक है। बच गया रेंज और डोमेन की बात, ठीक है। तो पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन के लिए क्या निकालना होगा, 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, x की वैल्यू -1 से 1, सॉरी 1 से -1 के बीच में लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। और आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए अंदर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 2 के बीच में, है ना। यानी अगर ग्रेटेस्ट, क्योंकि इंटीजर की बात कर रहा है, तो इसके बीच में कौन सा इंटीजर मिलेगा हमें, 0 और 1 इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। यानी 2 टू द पावर x की वैल्यू हमें किसके बीच में लाई करनी पड़ेगी, 0 से 2 के बीच में। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 टू द पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 या 1 हो सकता है, तो 2 टू द पावर x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में ही लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ से x हम क्या बोल सकते हैं, x किसको बिलोंग करेगा, -इन्फिनिटी से लेके 1 तक लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया, ठीक है ना। तो पहला वाला ऑप्शन देखो, डोमेन की बात कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब रेंज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब रेंज में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो जो हमें जो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स हमारा डिफाइन किया हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर एक्स -1, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, जस्ट अभी हमने देखा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर आप इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या दे देगा, कॉस इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1, ठीक ना। या दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, कॉस इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 0, है ना। और दोनों केस में आप चेक करोगे तो दोनों केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। दोनों केस में आप अगर वैल्यू चेक करोगे तो यहाँ से आपको π/2 देगा, यहाँ से -π/2 देगा, तो ये ऐड होके फिर से हमें 0 ही मिलने वाला है ना। तो फाइनली आपके पास एफ एक्स में सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ 0 का एलिमेंट आएगा, है ना। तो इसका मतलब कौन सा इस वाले का आंसर हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ एक्स इज अ सिंगलटन, है ना। इसमें सिर्फ एक ही वाला पॉइंट आपके पास मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 60 दिया हुआ है, ठीक है। और एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60। एन ऑफ ए हमें ऑलरेडी दे रखा है 12, तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, यहाँ से एन ऑफ बी निकाल सकते हो, एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो एन ऑफ बी हमें पता चल गया, एन ऑफ ए हमें पता चल गया, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, के इक्वल है। तो हमें के की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो के की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो दोनों का, है ना, दोनों का ए और बी में इंटरसेक्शन कितना हो सकता है, मिनिमम। दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना तक पहुंच सकता है, जितना इसमें एलिमेंट है, बी के सारे एलिमेंट अगर ए में हो गए तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना आ सकता है, 5 आ सकता है ना। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0 + 5 = 5। तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क कर पाओगे, सी ऑप्शन आप इजिली यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस हमें दिया हुआ है, ठीक है। 2 टू द पावर 1/x प्लस 2 टू द पावर 3/x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 1/x प्लस 5 इंटू 2 टू द पावर 3/x। ये कुछ टर्म हमारे पास है, ठीक है। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर पुट करोगे, या x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे, है ना, तो ये आपको दिखेगा कि कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 0/0 फॉर्मेट ये बन रहा है ना, क्योंकि 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या दे देगा हमें, 0 दे देगा। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, ये 0/0 का फॉर्म है, ठीक ना। अब 0/0 का फॉर्म है, तो हम पहले क्या करेंगे,
जो हाईएस्ट वाला टर्म है उसको हम बाहर निकाल लेते हो। तो यहाँ से देखो 2 टू द पावर 1/x अगर आप बाहर निकालते हो पहले वाले से, 2 टू द पावर 1/x बाहर निकालते हो तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस 2 टू द पावर 2/x, है ना। और नीचे में कितना बचेगा, 2 टू द पावर 1/x, यहाँ से भी बाहर निकाल लिया तो ये 3 प्लस 5 इंटू 2 टू द पावर 3/2/x यहाँ पे भी बच जाएगा आपका, है ना। ये टर्म बच जाएगा और ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। अब x टेंडिंग टू माइनस, x टेंडिंग टू 0 माइनस अगर लोगे तो ये वाला टर्म कितना दे देगा, 0, और ये वाला टर्म फिर से 0। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 1/3। ठीक है, तो लिमिट का क्वेश्चन है, आपको बस पहले सोचना है कि कौन सा पार्ट हमें ये जो वैल्यू है वो कौन से फॉर्म का बन रहा है। ठीक है, जो फॉर्म बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप ये लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो एफ एक्स हमारे पास कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3x+1, और एफ एक्स का इनवर्स हमें दे रखा है, इसका इनवर्स है हमारे पास जी एक्स। ठीक है, और जी एक्स का डेरिवेटिव पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर इनवर्स फंक्शन दिया होता है तो आपके पास ये दो कंडीशन एप्लीकेबल होती है ना, या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हमें कौन सा फंक्शन पूछा है, जी डैश पूछा है, तो हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे, है ना। तो हम क्या ले लेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, जी डैश ऑफ एफ डैश, सॉरी, जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जी डैश ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/f डैश एक्स। ठीक है, अब हमें देखना है हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ डैश जी डैश 5 चाहिए। जी डैश 5 के लिए एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 3, यानी ये वाली वैल्यू हमें कितनी चाहिए, 5 के इक्वल चाहिए। तो बस हमें खोजना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये 5 देगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है तो आपको डायरेक्ट थोड़ा सा सिंपल ऑब्जर्वेशन लगाना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन देखोगे तो x इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये कितना दे देगा, g डैश एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1/f-1, है ना। और g डैश एफ ऑफ 1 कितना दे देगा, ये g डैश 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना दे देगा, g डैश 5 दे देगा, और 1/f-1 हमें निकालना है। वो f-1 अगर हमें निकालने के लिए बोला है तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 3, और x इक्वल टू 1 पे हमें कितना दे देगा, ये 6 दे देगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा फाइनल आंसर, 1/6। तो g डैश 5 की वैल्यू किसके इक्वल है, g डैश 5 जो है वो 1/6 के इक्वल है ना। तो इस तरीके से आप इनवर्स वाले क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, जब भी आपको इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो यही मेथड हमें अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट, इफ वेदर इज फाइन देन माय फ्रेंड विल कम एंड वी विल गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट में ले लेता हूं, वेदर इज फाइन। ठीक है, दूसरा क्यू स्टेटमेंट में लेता हूं, माई फ्रेंड और माई फ्रेंड्स विल कम। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट आर ले लेता हूं, वी गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, अब ये इफ देन स्टेटमेंट है तो इसको अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या होगा, P implies Q एंड R, है ना। इफ P देन Q एंड R, यहाँ पे देखो यही चीज लिखा हुआ है, इफ P देन Q एंड R। और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव चाहिए तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम कैसे निकालते हैं इसका, है ना। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, नॉट ऑफ, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं, implies नॉट ऑफ P, है कि नहीं, यही स्टेटमेंट होता है इसका। और यहां से देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, नॉट Q और नॉट R implies नॉट P। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट इफ देन स्टेटमेंट के टर्म्स में ही है, लेकिन हमें वो स्टेटमेंट देखना है जिसके लिए आपको
ये पहले दो स्टेटमेंट, जो लास्ट के दो स्टेटमेंट है, यानी माई फ्रेंड विल कम और वी गो फॉर द पिकनिक, है ना, लेकिन नॉट के साथ, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड विल नॉट कम और वी डू नॉट गो फॉर द पिकनिक, देन इफ के साथ ये स्टेटमेंट, देन वेदर विल नॉट बी फाइन, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो सेम स्टेटमेंट को आप मैच कराओ एक एक ऑप्शन से, कि नॉट स्टेटमेंट के साथ पहला लास्ट वाला जो ये दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों और से जुड़ा होना चाहिए नॉट के साथ, और पहले वाले का नॉट स्टेटमेंट यहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आप वो चीज इजिली चेक कर सकते हो कि ये बी ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो वो ज्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइन L1 एंड L2 आर रोटेटिंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द पॉइंट, हमारे पास दो पॉइंट है, और वो दोनों पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास -2,0, ये ए है, और दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट हमारे पास 2,0 रेस्पेक्टिवली, इन सच अ वे दैट स्पीड ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन L2 इज डबल एज दैट ऑफ L1। ठीक है, यानी यहां से ये कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और यहां से ये कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये एंगल अगर मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि रेट डबल है, इसका मतलब एंगल भी उसी के अकॉर्डिंग डबल होगा। ठीक है, इनिशियली बोथ ऑफ द लाइन इज y इक्वल टू 0, दोनों लाइन इसी लाइन पे है, इसको हम y इक्वल टू 0 इक्वेशन है। ठीक है, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P ऑफ द लाइन L1 एंड L2 इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो एक क्या बन रहा है, पी पॉइंट बन रहा है, तो यही हमारा पी पॉइंट है। और ये क्या बोल रहा है, एक सर्कल का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, सर्कल का पार्ट है, तो इसी सर्कल का हमें रेडियस चाहिए। अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से दोगे, ध्यान से देखोगे, तो इस टाइप का सिचुएशन कहाँ पे बनता है ना। तो अगर आप इसी को सेंटर एज्यूम करके एक आप सर्कल ड्रॉ करो जो यहाँ से क्रॉस कर रहा हो, ठीक है, तो देखो ये वाला सिचुएशन सेटिस्फाई होता है, यानी सेंटर पे सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है, उस एंगल का डबल एंगल कहाँ पे बनता है, सेंटर पे बनता है ना। इसका मतलब यही इसका सेंटर होगा, और ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा होगा, सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा होगा। तो दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकाल के रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने रेडियस ही पूछा है, तो सिंपली इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री है, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करोगे तो आपको ये चीज दिख जाएगी कि किस तरीके से ये चीजें कैलकुलेट हो रही है। ठीक ना, सिंपल सा है। तो ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफेरेंस पे एंगल का डबल होता है। ठीक ना, तो यही चीज यहाँ पे हमने अप्लाई किया, और हमारा रेडियस आ गया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें रेडियस दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं उन सबको आप बता सकते हो कि कौन सा डाउट है, या किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो भी आप बता सकते हो, उसको हम लोग आगे इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, फिर हम लोग इसी क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।